Student, I am Manisha Chaturvedi. I am from NCMS Jhabua. Today's my topic is class 6th history, chapter 10 New Empires and Kingdoms. Children, ये लास्ट चैप्टर है आपके हिस्ट्री का. इसके बाद अपन रिवीजन स्टार्ट करेंगे. हिस्ट्री का चैप्टर भी पूरा हो जाएगा. आज कोर्स पूरा सिविक्स का हो चुका है अपना, ज्योग्राफी का भी पूरा चैप्टर हो चुका है. अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो रिवीजन 1 बनाएंगे हम, तो रिवीजन स्टार्ट करेंगे. तो ये लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम. फर्स्ट आई एम गिविंग इंट्रोडक्शन, प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस. सेकेंड, समुद्रगुप्तास प्रशस्ति, genealogy, हर्षवर्धन एंड द हर्षचरिता. द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति. हाउ वेयर दीज किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेड a new kind of army, assemblies in the southern kingdoms, ordinary people in the kingdoms. ये इंट्रोडक्शन है. तो हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे आज अपन. फर्स्ट है प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस. प्रशस्ति मीन्स क्या है? किसी चीज़ की प्रशंसा करना, उसके गुणगान गाना, उसके बारे में बहुत. तो पहले क्या ज़माने में ऐसा होता था कि राजा के दरबार में पोएट रहते थे, कवि लोग रहते थे. तो वो क्या राजा की प्रशंसा के बारे में इतना तारीफ करते थे कि कुछ झूठ भी रहता था, कुछ सच भी होता था, लेकिन वो इतनी तारीफ करते थे कि राजा प्रसन्न हो जाता था और उनको गिफ्ट देते थे राजा लोग. तो पोएट लोग रहते थे. तो व्हाट आर प्रशस्तिस? दीज आर द इंस्क्रिप्शन इज ऑफ ए स्पेशल काइंड नोन एज ए संस्कृत वर्ड मीनिंग ऑफ इन प्रेज ऑफ कनेक्टेड इट टू द स्टोरी. मतलब किसी भी राजा के बारे में प्रशंसा करना, उनके बारे में लिखना, तो इंस्क्रिप्शन करते थे, मतलब लिखना, उसके बाद में उनकी तारीफ करना, उनके बारे में, उनकी स्टोरी के बारे में बड़ा चढ़ा के बताना. ये काम किसका रहता था? प्रशस्ति जो पोएट लोग रहते थे उनका. अरविंद वाज सपोज्ड फेमस टॉप एक्टिंग एज समुद्रगुप्ता, फेमस रूलर ऑफ गुप्तास डायनेस्टी. जो समुद्रगुप्त था, जो फेमस रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का. मौर्य एम्पायर डिक्लाइन हो चुका था, खत्म हो चुका था. उसके बाद में क्या हुआ? गुप्ता डायनेस्टी आई. तो समुद्रगुप्त उसका था. तो एक अरविंद करके लड़का था, तो उसको प्ले दिया गया था, तो उसमें उसको समुद्रगुप्त का रोल निभाना था. तो उसने पूरे लकड़ी की तलवार बनाई, उसमें सिल्वर को लपेट के तलवार, बताते ना छोटे छोटे बच्चे प्ले करते, फिर मूछें लगाई थी. उसके बाद में उसने समुद्रगुप्त का प्ले रोल किया था. हाथ में वीणा भी. तो इसका कॉइन्स में जो बताते हैं वीणा, तो इसका मतलब समुद्रगुप्त को म्यूजिक का भी शौक था. व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन प्रशस्ति एंड समुद्रगुप्ता? अब इसमें कनेक्शन कैसे है समुद्रगुप्त और प्रशस्ति? तो ये किसने लिखा इनके बारे में? तो ये हम बताएंगे आपको. समुद्रगुप्ता, वी नो अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोका पिलर एट इलाहाबाद. इलाहाबाद में जो है अशोका पिलर, उसके ऊपर समुद्रगुप्ता का इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है. तो उससे हमको पता चला कि समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्या उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने क्या फाइटिंग करी, कहाँ युद्ध में गए वो, ये सब हमको इलाहाबाद में उनके पिलर पे जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे उससे पता चला. और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने भी बताया. इट वॉज कंपोज्ड एज ए काव्य बाय हरिसेना. तो हरिसेना कौन थे? उनके कवि थे जो उनके बारे में लिखते थे. पोएट एंड एडमिनिस्ट्रेड द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त के कोर्ट में मिनिस्टर थे हरिसेना, मतलब पोएट भी थे और मिनिस्टर भी थे. समुद्रगुप्तास प्रशस्ति. समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में क्या क्या है? समुद्रगुप्तास प्रशस्ति वाज मेड बाय हरिसेना. किसने बनाई? हरिसेना ने लिखा उनके बारे में. समुद्रगुप्तास प्रशस्ति, द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स एज ए वॉरियर, एज ए किंग हु वन विक्ट्रीज इन बैटल, हु वाज लर्न्ड एंड द बेस्ट ऑफ पोएट्स. मतलब जितना अच्छे से अच्छा होता था वो लिखते थे उनके बारे में, उनकी तारीफ में, कि उन्होंने युद्ध में ऐसा किया, उनको युद्ध में यहाँ पे घाव लगा, यहाँ पे लगा, मतलब उनको बड़ा चढ़ा के वो लिखते थे हरिसेना. He is also described as the evaluate the gods. मतलब उनको भगवान के दर्जा भी दे देते थे वो. समुद्रगुप्ता, the warrior whose body was most charming, being covered with the platinous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle, axes, arrows, pikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs,
long arrows and many other weapons. Harisena described the 4 different kinds of rulers and tell us about Samudragupta's policies towards them. मतलब उन्होंने बताया था कि वो युद्ध में जाते थे तो उनको यहाँ घाव लगे, यहाँ घाव लगे, इतने तीर लगे, इतने हथियार से उनको, मतलब उनके गाल पे, उनके हाथ पे वेपन्स, जो ये यहाँ पे दिखा रखा है वेपन्स, स्वॉर्ड, तलवार से घाव थे, और उसके बाद भी उन्होंने जीत हासिल की। तो इतना बढ़ चढ़ के उन्होंने इनके बारे में लिखा, और उनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स, समुद्रगुप्त के इसमें 2 डिफरेंट काइंड रूलर भी थे। The rulers of Aryavrata were 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made a part of Samudragupta's empire. समुद्रगुप्त के एम्पायर में, जैसे अकबर के एम्पायर में 9 रत्न थे ना, बोलते ना अकबर के कोर्ट में, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, ऐसे ही इनके दरबार में भी 9 रत्न थे। The rulers of Dakshina Panth were 12 rulers. They surrounded to Samudragupta after being defeated and allowed them to rule again. समुद्रगुप्त के इसमें 12 रत्न भी और 12 लोग भी पावरफुल शासक थे, जो समुद्रगुप्त के चारों तरफ हमेशा उनके साथ ही रहते थे। जीनियोलॉजी, नेक्स्ट वन इज ए जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी, व्हाट इज जीनियोलॉजी? जीनियोलॉजी मीन्स वंशावली। जैसे दादाजी, दादाजी का बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा। पहले ज़माने में ऐसा होता था, राजगद्दी एक के बाद एक दूसरे को दी जाती थी। तो जैसे एक कवि है तो उसका बेटा भी, और पहले चाहते थे कि कवि ही बने, और उसका बेटा भी कवि बने, मतलब परंपरा जो चली आई है उसको जीनियोलॉजी कहते हैं। तो व्हाट इज जीनियोलॉजी? जीनियोलॉजी मीन्स वंशावली। जीनियोलॉजी इज अ रिकॉर्डेड अकाउंट ऑफ एनी फैमिली। दिस चैप्टर वी विल टीच गुप्तास। हम इस चैप्टर में गुप्तास के बारे में पढ़ेंगे, और ये जीनियोलॉजी कोई एक फैमिली के वंशावली जैसे बताते हैं उसके बारे में। प्रयाग प्रशस्ति मेंशन समुद्रगुप्त's ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। मतलब समुद्र, जो प्रयाग प्रशस्ति थी उसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया था। हिज मदर कुमारा देवी बिलोंग्स टू द लिच्छावी गाना, while his father Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaja Dhiraj, a title that Samudragupta also used. His great grandfather and grandfather are mentioned simply as Maharajas. अब ये जो कुमारा देवी जो थी, उनकी मम्मी थी, तो ये कहाँ से थी? लिच्छावी, लिच्छावी गना। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था ना, लिच्छावी कहाँ से थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी के बारे में उधर था ना, तो ये उन फैमिली से थी। तो वहाँ पे चंद्रगुप्त, इनका बेटा, हिज फादर चंद्रगुप्त वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। मतलब चंद्रगुप्त थे ये, चंद्रगुप्त मौर्य वाले नहीं, ये अलग गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त 1 है ये। तो चंद्रगुप्त ये रूलर थे, और यहाँ पे इन्होंने, समुद्रगुप्त ने उपाधि दी थी महाराज धीराज, और इनके ग्रैंडफादर फादर जो थे वो केवल महाराजाज के उपाधि दी थी उन्होंने, और इन समुद्रगुप्त के टाइम तक महाराजा धीराज हो गए थे ये। जीनियोलॉजी, गुप्तास एंड जीनियोलॉजी। गुप्तास जीनियोलॉजी में फर्स्ट कौन थे? चंद्रगुप्त थे। ये प्रयाग प्रशस्ति थे, इंस्क्रिप्शन से हमको पता चला। समुद्रगुप्त सेकंड, और फिर थर्ड समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त सेकंड। मतलब फर्स्ट चंद्रगुप्त थे, फिर समुद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त इसका बेटा था। समुद्रगुप्ता वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। और इस समय हमको पता चला कॉइन्स में भी इनका जो फोटो था उसके साथ वीणा बजाते हुए बताया, तो उसके बारे में हमको बहुत सारा नॉलेज मिला कॉइन्स का भी, और इंस्क्रिप्शन से ही हमको इनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में ज़्यादा जानकारी पता है। ही लेड एन एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द शाकास। According to later belief, his court was full of learned people, including Kalidas the poet and Aryabhatta the astronomer. मतलब इनके कोर्ट में बहुत अच्छे learned people, मतलब ज्ञानी लोग भी थे, और इसमें एक कालिदास जो थे, कालिदास वेरी फेमस पोएट थे, तो उन्होंने क्या लिखा था? और एक आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर थे, तो कालिदास ने क्या लिखा था? अभिज्ञान शाकुंतलम। हर्षवर्धना वाज ए रूलर। अब ये देखो, हर्षवर्धना एंड हर्षचरिता, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो हर्षवर्धना वाज ए रूलर, ये भी एक पावरफुल शासक थे। तो हर्षचरिता दैट रूलर्स बायोग्राफी, और इनकी बायोग्राफी हर्षचरिता के नाम से जानी गई। हर्षवर्धना वन ऑफ द रूलर ऑफ पुष्यभूति
डायनेस्टी, और ये कहाँ से थे? पुष्यभूति डायनेस्टी में थे। रूल्ड अराउंड 1400 ईयर्स एगो, मतलब 1400 साल पहले की बात है ये। बाणभट्टा, हिज कोर्ट पोएट वर्क हिज बायोग्राफी, और बाणभट्ट जो थे इनकी बायोग्राफी किसने लिखी थी? हर्षवर्धना की बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट रोट हर्षचरिता, ही गेव अस द जीनियोलॉजी ऑफ हर्षा, और बाणभट्ट जो थे इनके हर्षचरिता जिन्होंने लिखी, और इनके बारे में, हर्षा के बारे में बाणभट्ट ने ही लिखा। Xuanzang, he was Chinese travel. He spent a lot of time at Harsha's court and left a detailed account of what he saw. मतलब ये जुआनजेंग जो था चाइनीज, हमने बताया था लास्ट चैप्टर में, पिलिग्रिम आए थे, तीर्थयात्री आए थे यात्रा करने इंडिया, तो उसमें से ये हर्षवर्धन के टाइम पे जुआनजेंग आया था। तो इन्होंने बहुत सारा कुछ देखा था, तो उन्होंने यहाँ पे हर्षवर्धन के कोर्ट में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया और बहुत सारी चीज़ें लिखी उन्होंने कि यहाँ क्या क्या हुआ, वो सब उन्होंने अपने बुक में लिखा, इंस्क्रिप्शन में लिखा। द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशियंस प्रशस्ति, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस। अब देखो टाइम 300 CE टू 700 CE तक, स्पेस नॉर्थ, और गुप्ताज एंड हर्षवर्धना, इस टाइम पे किसका शासन था यहाँ पे? गुप्ता एंड हर्षवर्धना का। और साउथ में किसका था? पल्लवास एंड चालुक्यास। पल्लवास और चालुक्य आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। पल्लवास एंड चालुक्यास वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी, और ये पल्लवास और चालुक्य थे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थे उस टाइम के। पल्लवास, इनका कहाँ तक किंगडम फैला हुआ था? द किंगडम ऑफ द पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल ऑफ कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा। कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक ये पल्लवास का शासन फैला हुआ था। चालुक्यास का, द चालुक्यास वाज सेंट्रल्ड अराउंड रायचूर डोआब बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा। चालुक्यास का कहाँ था? रायचूर डोआब में और रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच। आइथॉल, द कैपिटल ऑफ द चालुक्यास वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, और इनका चालुक्यास का ट्रेडिंग सेंटर कौन सा था? आइथॉल। द बेस्ट नॉन चालुक्यास रूलर वाज पुलकेशिन सेकेंड, और ये बेस्ट पावरफुल शासक कौन था? रूलर चालुक्यास का पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड का बोला जाता है कि उसने अपने अंकल से पूरा राजपाट छीन के खुद राज करने लग गया था। द बेस्ट नॉन चालुक्यास वाज पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, मैंने बताया ना उनके अंकल से उन्होंने राजपाट छीन के खुद ने उस पर कब्जा करके और खुद राज करने लगा। अचीवमेंट ऑफ पुलकेशिन प्रशस्ति अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति, और पुलकेशिन की प्रशस्ति किसने लिखी? प्रशस्ति मीन्स प्रशंसा, तारीफ, और ये इसके बारे में रवि कीर्ति ने लिखी। मैंने बताया था समुद्रगुप्त के बारे में किसने लिखा, हर्षवर्धन के बारे में किसने लिखा, ये आपको बताना है, अभी बताया मैंने आपको। अब ये रवि कीर्ति ने लिखा। ही लेड एक्सपेडिशन अलॉन्ग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट, ही चेक्ड द एडवांस ऑफ हर्षा। पुलकेशिन also attacked the Pallavas king who took shelter behind the walls of कांचीपुरम। मतलब वो पुलकेशिन इतना पावरफुल था कि उसने पल्लवास पे जब अटैक किया तो उनको अपने कांचीपुरम की दीवारों के पीछे छुप छुप के रहना पड़ा। Pallavas and Chalukyas frequently raided one another land, however the Chalukyas victory was short lived। पल्लवास चालुक्यास हमेशा फाइट करते रहते थे, लड़ते रहते थे। नेक्स्ट वन इज है हाउ वेयर दिस किंगडम एडमिनिस्ट्रेड। अब उस समय शासन कैसा था, कैसे लोग करते थे शासन? तो सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वेयर नॉन हेरिडिटरी, दिस मीन्स दैट सन्स सक्सीड फादर टू दिस पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल द पोएट हरिसेना वाज ए महादंडानायक, हर चीफ जस्टिस ऑफिसर लाइक हिज फादर। जैसे पहले मैंने बताया था ना कि राजा, फिर राजा के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे रहता था। तो हरिसेना के जो इसके कोर्ट में जो हरिसेना थे तो वो पहले उनको इतनी सारी पोस्ट दे दी थी। तो पोएट तो थे ही, उसके बाद महादंडानायक भी थे, उसके बाद में चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी थे, जैसे उनके पापा थे। तो पापा के बेटे बदले में उनके बाद में उनकी गद्दी हरिसेना को मिली। Sometimes one person held many offices. For instance, beside being a Mahadandanayak, Harisena was a Kumar Amatya, meaning an important minister। मतलब कुमार अमात्या महादंडनायक थे, पोएट थे, उसके बाद में उनको अमात्या की भी उपाधि दे दी गई, मीनिंग एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर। एंड संधि विग्राहिक
मीनिंग मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस। और वो संधि विग्रह को बोलते हैं ना, वार जो युद्ध होते तो उसमें शांति और लड़ाई के लिए, इसके लिए भी वो मिनिस्टर थे। बिसाइड इम्पॉर्टेंट मैन प्रोबेबली had a say in local administration. These include the Nagar Srashti, or chief banker or merchant of the city, the Srastava or leader of the merchant caravans, the Prathama Kulika or the chief craftsman, and the head of the Kayast or scribes. मतलब बताया था कि जैसे गांव को रहता है तो वहाँ के जो बड़े बड़े मर्चेंट व्यापारी तो वो भी इनके साथ रहते थे, वो भी टैक्स वसूल करते थे लोगों से, और कायस्थ जो लिखते थे उनके बारे में डिस्क्राइब करते थे कायस्थ लोग। These policies were responsibility effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdoms. वो देखते थे कि जैसे कोई राजा ने, एक इतना बड़ा राजा है, उसका एम्पायर है, तो वो इतना तो संभाल नहीं सकता, तो एक एक पर्सन को दे देता था, तो वो अपना पूरा लैंड करते थे, और वो अपना देखते थे कि राजा वीक है तो वो उसको अपना इंडिपेंडेंट कर लेते थे, मतलब अपना खुद का शासन करने लगते थे, फिर उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहती थी। नेक्स्ट वन इज ए न्यू काइंड ऑफ आर्मी। अब आर्मी तो चाहिए रहती थी ना राजा लोगों को। Like earlier rulers, some of these kings maintained a well-organized army with elephants, chariots, cavalry, and foot soldiers. Beside there were military leaders whom. अब उस समय न्यू आर्मी चाहिए थी, तो उस समय राजा क्या करते थे, एक पर्सन को ये वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विथ आर्मी बहुत बड़ी रहती थी, उनके साथ एलिफेंट रहते थे, हॉर्सेस रहते थे, बड़े बड़े रथ रहते थे, और सोल्जर्स रहते थे, सिपाही रहते थे, मिलिट्री लीडर्स जो। तो बिसाइड देयर वेयर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइड द किंग विथ ट्रूप्स व्हेन एवर ही नीडेड देम। मतलब उनको जब भी जरूरत रहती थी वो मिलिट्री तैयार रहती थी, रेडी रहती थी। दे वर नॉट रेगुलर सैलरी, और वो मिलिट्री को रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी, तो फिर उसकी जगह वो क्या करते थे, इंस्टेड सम ऑफ दिस रिसीव्ड ग्रांट ऑफ लैंड, दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज्ड। अब इतना बड़ा एम्पायर मिलिट्री दे देते थे तो उनको सैलरी नहीं मिलती थी, जो मैन रहता था उसको एक लैंड दे दिया जाता था, ज़मीन दे दी कि ये ज़मीन है, इसमें आप अपना कुछ भी करो, राज्य करो, कुछ भी करो, और हमेशा आपको तैयार रहना पड़ता था। तो वो क्या करते थे, उस गांव के लोगों से टैक्स वसूल करते थे, और उससे फिर वो हाथी घोड़े जो भी खरीदना है वो करके, और हमेशा रेडी रहना पड़ता था। राजा आता है, चलो वहाँ पे आक्रमण करना है, तो वो तुरंत रेडी रहते थे, उनको जाना पड़ता था। These to maintain soldiers and horses and provide equipment for warfare. These men were known as सामंताज, और ये मिलिट्री को फिर क्या किस नाम से जाना लगा, सामंताज के नाम से जाने लगा। Whenever he ruler was weak, सामंताज tried to become independent, और फिर वो अपना इंडिपेंडेंट शासन करते थे और अपना राज्य करते थे मिलिट्री लोग जो। नेक्स्ट वन इज असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवास मेंशन्ड ए नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। असेंबली मतलब ये नहीं जो अपन क्लास में बाहर करते वो नहीं, उनकी सभा रहती थी। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि राजा सिंहासन पे बैठा रहता, बाकी सब चेयर पे बैठे रहते, उनके दरबार के मंत्री लोग हैं, फिर वो सभा करते हैं, तो उसको असेंबलीज बोलते हैं। दिस इंक्लूड द सभा विच वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। और एक ब्राह्मण लैंड ओनर जो ब्राह्मण लोग रहते थे, जिनकी जमीनें रहती थी उन्हीं को अलाउ करते थे कोर्ट में, सभा में, असेंबलीज में। दिस असेंबलीज फंक्शन थ्रू सब कमिटीज विच लुक्ड आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, मेकिंग रोड, लोकल टेम्पल्स एटसेट्रा। और इन लोगों को जब सभा होती थी तो फिर पूरा डिस्कस करते थे कि इरिगेशन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, रोड्स बनाना, टेम्पल बनाना। तो ये ब्राह्मण जो लैंड ऑनर्स ब्राह्मण रहते थे ना, उन लोग और मिनिस्टर लोग, राजा लोग, ये सब मिलके ये वाला सभा करते थे। द उर वाज अ विलेज, उर वाज ए विलेज असेंबली फाउंड इन एरिया वेयर द लैंड ऑनर्स वेयर नॉट ब्राह्मण्स। उर किसको बोलते हैं, जो ब्राह्मण नहीं रहते थे और जिनको सभा में अलाउड नहीं किया जाता, उनको उर बोला जाता। ये वर्ड ध्यान रखना, उर। एंड नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। इट इज लाइकली दैट दिस असेंबलीज were controlled by rich and powerful landowners and merchants. Many of these local assemblies continued to function for centuries.
मतलब बहुत सारे राजा लोग मतलब नॉन ब्राह्मण में कौन आते, शूद्र और जो अनटचेबल लोग रहते वो आते थे, तो उनको ये कंट्रोल करते थे। रिच मर्चेंट लोग, रिच लोग, और ये लोग उनको कंट्रोल करते थे, उनको देख रेख करना, ये सब करना ये लोग करते थे। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। अब ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, we can catch an occasional glimpse the lives of ordinary people from plays and other accounts. Let us look at some of this. अब जैसे राजा लोग लड़ाई पे जाते थे तो वो अकेले नहीं जाते थे, वो क्या करते थे, अपनी सेना में साथ में खाना बनाने वाले, म्यूजिशियन और मिलिट्री तो चलती थी, ऐसे करके सबको लेके जाते थे। तो वहाँ पे एक जो प्ले भी करने वाले रहते थे, जो प्ले नाटक का रोल करते थे, तो उसमें कौन थे, कालिदास इज नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स ऑफ कोर्ट। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्लेस इन द किंग्स ऑफ एंड मोस्ट ब्राह्मण्स यूज प्रकृत। मतलब कालिदास जो कोर्ट में थे तो वो प्लेस करते थे, तो कौन सा प्ले करते थे, किंग्स कोर्ट। एन इंटरेस्टिंग फीचर, मतलब इंटरेस्टिंग करने के लिए बहुत बढ़ा चढ़ा के वो नाटक वगैरह लिखते थे, हंसी मजाक वाला करते थे ताकि राजा खुश हो जाए, और प्राकृत लैंग्वेज में ये करते थे। हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम इज द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन अ किंग नेम्ड दुष्यंत एंड ए यंग वुमन नेम्ड शकुंतला। और वो अभिज्ञान शाकुंतला उनका फेमस नाटक था, और उसमें ये जो प्ले करते थे तो वो दुष्यंत था और वुमन जो थी वो शकुंतला थी। तो इसकी एक स्टोरी है, और तो वो आपकी बुक में भी है। तो वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लाइट ऑफ पुअर फिशरमैन, और इसमें फिशरमैन जो एक पुअर रहता है उसका भी रोल रहता है। द चाइनीज पिलिग्रिम फायान noticed the plight of whose were the treated the untouchables by the high and mighty. They were expected to live on the outskirts of the city. जो फायान चाइनीज पिलिग्रिम जो आया था बाहर से इंडिया में, तो उसने नोटिस किया कि अनटचेबल लोग, मतलब जिसको वो छूते नहीं थे, तो ऐसे लोग भी वहाँ पे थे, तो उसने उसके बारे में भी लिखा। तो दे वेर एक्सपेक्टेड टू लाइव ऑन द आउटस्ट्रिक of the city. He writes, if such a man enters to town or marketplace, he strikes a piece of wood and order keep himself separate. People hearing this sound know what it means and avoid touching him or brushing against him. And Banbhatta provide us with a vivid picture of the king's army on the movie. तो उसने देखा कि जैसे वो अनटचेबल लोग एंटर करते थे सिटी में, तो वो एक स्टिक बजाते थे, तो उससे लोगों को पता चल जाता था कि शूद्र लोग या अनटचेबल लोग, अछूत लोग आ रहे हैं, तो वो अपनी प्लेस से हट जाते थे। तो ये भी उसने फायान ने अपने बुक में लिखा है, और वो इसने जो बाणभट्टा है उसने भी एक पिक्चराइज में ये मूव किया है, बताया है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में रिवीजन करवाऊंगी। हिस्ट्री का आपका कोर्स पूरा हो गया, सिविक्स का कोर्स पूरा हो चुका है, ज्योग्राफी भी पूरा हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।